हाँ जी, तो देखो बेसिकली आज अपन जो है मैथ के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, बहुत आसान चैप्टर है ये। तो आप तो कहते हो यार रोहन भाई, आप तो सारे चैप्टर्स को ही आसान कहते हो, है ना? देखो सीधी सी बात ये कि जब आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लेते हो ना, तो बहुत से चैप्टर्स आपके ऐसे होते हैं जो आसान लगते हैं आपको फ्रैंकली। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो क्या दे रखा है। अ डोमेस्टिक कंपनी एबीसी लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड सीक्स योर ओपिनियन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैट। ठीक है ना? अपने को क्या करना है, अपने को जो है टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स पेबल निकालना है। तो क्या बोल रखा है, नीचे मुझे बता रखा है भाई टर्नओवर जो है कंपनी का अप टू 400 करोड़ है, देयरफॉर 25% टैक्स रेट लगेगा। अभी बोल रहा है कि भाई कंपनी ने जो है इंडेस नहीं ले रखा, कंपनी ने जो है बेसिकली इंडेस नहीं ले रखा। अब देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना बता रखा है, 215 लाख। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनकम निकालता हूँ। नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, इनकम निकाला। कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा 215 का। 215 लाख का मेरा जो है नेट प्रॉफिट आ गया। आगे देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स कितना है, 150 लाख है। और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस कितना है, 100 लाख है। तो 100 लाख एड बैक हो जाएगा। ठीक है ना? 100 लाख मैंने क्या करा, एड बैक कर दिया। और 150 मैंने क्या करा, 150 बेसिकली मैंने लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स क्या होगा, लेस होगा। राइट, अपन क्या बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, पीजीईपी वाले की। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनीज, ये मेरी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो 20 लाख मैंने क्या करा, लेस करा। 20 लाख मैंने पीएनएल में से लेस करा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है मैंने क्या करा, 20 लाख दिखा दिया। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी कितना है, 60 लाख है। तो प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी फालतू का प्रोविजन अलाउ नहीं करा जाता। 60 लाख क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। 60 लाख मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ लैंड हैज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली अगर आप कोई कैपिटल एसेट को बेचते हो तो उस पर कैपियंस लगते हैं। ठीक है, तो ये जो 30 लाख का क्या है, 30 लाख का आपको जो है बुक प्रॉफिट हो रखा है। 30 लाख का बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई कंपनीज एक्ट में आपने जो है क्या करा होगा, एंट्रीज पास करी होगी बुक्स में। उसमें 30 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, इसको अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इसको मैंने क्या करा, लेस कर दिया। और देखो नीचे क्या बता रखा है, नीचे मुझे बता रखा है कि इसी लैंड पे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल बन रहा है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड मेंशन वो कितना है, 40 लाख है। तो ये मेरा कैपिटल गेन हेड के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। देखो ये रहा, कैप गेन्स आ गए मेरे 40 लाख के। आगे देखते हैं अपन, लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना? लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना दे रखा है, बिजनेस लॉस बता रखा है मेरा 50 लाख का, अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन दे रखा है 60 लाख का। तो पीजीपी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस होता है, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस लेस होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जाता है। मैं क्या करूंगा, बिजनेस लॉस ऑफ 50 लाख को सबसे पहले क्या करूंगा, हटाऊंगा, सेट ऑफ करूंगा। देखो ये रहा 50 लाख, मैंने क्या करा, सबसे पहले बिजनेस लॉस को हटाया। सबसे पहले मैंने जो है बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करा। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद मुझे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन की बात कर रखी है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बता रखा है 60 लाख का। अब देखो 215 का मेरा था प्रॉफिट, इसमें मैंने क्या करा, 160 को ऐड करा। ठीक है ना? कितना हो गया, 375 हो गया। 375 में मैंने 200 को लेस करा, कितना हो गया, 175 हो गया। 175 में से मैंने बिजनेस लॉस को लेस करा, कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है ना? 125 मेरी क्या निकल के आई, 125 आपकी बिजनेस इनकम निकल के आई। तो ये हो गई आपकी बिजनेस इनकम, ये हो गई कैप गेन्स की इनकम, और ये हो गई मेरी आईएफओएस की इनकम। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आप जो है सारी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, एक्सेप्ट 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 इनकम फ्रॉम सैलरी। तो टोटल कितना हो गया, 185 हो गया। 185 में से मैंने अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया 60, तो मेरी टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई, आपकी टोटल इनकम निकल के आ गई 125 की। तो टोटल इनकम आपकी निकल के आ गई 125 लाख की। डन। अच्छा, इस 125 लाख में टैक्स निकालता हूँ। 125 लाख पे अगर मैं टैक्स निकालूँ कितना आ जाएगा, 125 का 25% 31,25,000। क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 10 करोड़ है। 10 करोड़ है तो सरचार्ज कितना लगेगा, 7% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मेरा टैक्सेबल निकल के आ गया 34,77,500। डन। अब अपन बात करेंगे किसकी, मैट की। ये तो अपने नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या करा, इनकम निकाली। अब कंपनीज पे क्या लगता है, कंपनी से मैट भी लगता है। तो अपन जो है मैट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मैट के अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे। अच्छा, पीएनएल कितना बता रखा है, 215 मेरा जो है क्या दे रखा है, 215 मेरा जो है पीएनएल हो गया। 215 जो है मेरा क्या हो गया, पीएनएल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को एक बार रब कर लेता हूँ, ताकि अपन वापस जो है चीज़ों को इवेल्यूट कर पाए। तो मैंने जो है पीएनएल अकाउंट ले लिया। ठीक है ना? पीएनएल अकाउंट ले लिया। अब देखो क्या दे रखा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। क्या मुझे बुक प्रॉफिट में से लेस करने की जरूरत है, कोई लेस करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने जो लैंड बेचा है उस पर आपको क्या हुआ है, उस पर आपको जो है गेन्स हुए हैं। ठीक है ना? तो बुक्स में आपने जो है क्या कर रखे हैं, गेन्स बुक कर रखे हैं। क्या इसको मुझे लेस करने की जरूरत है, इसको लेस करने की जरूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन आपने क्या कर रखा है, डेप्रीसिएशन जो है आपने 100 लाख का क्या कर रखा है, डेप्रीसिएशन आपने जो है बेसिकली 100 लाख का लेस कर रखा है। ठीक है? तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, अपन जनरली डेप्रीसिएशन को पूरा का पूरा एड बैक कर देते हैं, और फिर बाद में जाके क्या करते हैं, लेस करते हैं डेप्रीसिएशन एक्सेप्ट डेप्रीसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट्स। तो क्या क्वेश्चन में मुझे कोई रिवैल्यूएशन का कोई इन्फॉर्मेशन दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो होगा क्या कि भाई 100 लाख ऐड होगा और 100 लाख की क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो ये दे रखा, 100 लाख अपन ने क्या करा, 100 लाख को ऐड करा और 100 लाख को ही मैंने क्या करा, लेस कर दिया। इजी, तो कोई इंपैक्ट नहीं आया मतलब।
अच्छा, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी अलाउड नहीं होता जब अपन क्या कर रहे हैं, बुक प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं एज पर मैट। तो 60 लाख क्या होगा, एड बैक कर दूंगा मैं। देखो यार 60 लाख जो है मैंने क्या करा, 60 लाख बेसिकली मैंने एड बैक कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट, काम का नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, काम का नहीं है। अच्छा, बिजनेस लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। विचवर इज लोअर, विचवर इज लोअर का क्या मिलेगा आपको, जो है डिडक्शन मिलेगा। तो 50 और 60 में से विचवर इज लोअर क्या हुआ, 50 हो गया। तो देखो ये रहा 50 का मुझे क्या मिला, 50 का जो है मुझे डिडक्शन मिल गया। तो मेरे बुक प्रॉफिट्स कितने निकल के आ गए, आपके बुक प्रॉफिट्स निकल के आ गए 225 लाख के। इसका क्या करूंगा, 15% करूंगा। तो देखो ये रहा 225 का मैंने 15% करा, 7% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरा मैट कितना निकल के आया, आपको जो है मैट निकल के आया 37 लाख 55,700। अच्छा, आपका नॉर्मल टैक्स कितना है, नॉर्मल टैक्स है 34 लाख, और बेसिकली मैट कितना निकल के आया 37 लाख। तो आप क्या करोगे, 37 लाख 55,700 पे करोगे, और दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस बेसिकली आपका मैट क्रेडिट हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मैट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, क्योंकि 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट्स एग्जिट द टैक्स पेबल एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बुक प्रॉफिट शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे करना पड़ेगा। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई, टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी आपकी 37 लाख 55,700। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आपका मैट रेट होगा। अगले 15 साल के लिए क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। डन, इजी क्वेश्चन। तो अगेन देखो ये वाला जो क्वेश्चन करना है आपको, तो आपको क्या किसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, जो अपने लेक्चर्स में कवर कर रखा है, ठीक है ना। तो उसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ के आना कि भाई हर एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है। अब देखो क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, मैत्री जीन्स प्राइवेट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीन्स, अपन जीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, फॉर द प्रीवियस ईयर इट पेड टैक्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन इट्स बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर 115 जेबी, मतलब बेसिकली मैंने क्या करा है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट पे करा है। अच्छा, the AO satisfied that it is liable to pay MAT wants to charge interest under 234B and C as no advance tax was paid during the financial year 24-25। तो अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हो तो 234B और 234C का जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अच्छा, एओ ये कहता है, एओ क्या कहता है कि क्योंकि आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 234B और C का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। द कंपनी सीक्स योर ओपिनियन, द कंपनी सीक्स योर ओपिनियन ऑन द प्रपोज रिवाई ऑफ इंटरेस्ट। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि भाई अगर कंपनी पे मैट लगते हैं, अगर कंपनी पे क्या लगते हैं, मैट लगते हैं, तो उसका क्या होगा, उसका जो है बेसिकली उसके साथ साथ ऑल जो इनकम टैक्स एक्ट के जो अदर प्रोविजंस है वो भी जो है कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे। देखो क्या दे रखा है, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन मैट, तो मैट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है कि ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट शेल अप्लाई टू एवरी एसएससी बीइंग अ कंपनी। तो इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजन जो है कंपनी पे अप्लाई होंगे ही, कंपनी के जो है क्या होंगे, कंपनी पे जो है इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे, इवन दो कंपनी क्या कर रही है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे कर रही है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट्स का। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो है कंपनी को जो है 234 बी और सी का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। कंपनी को जो है 234 बी और सी का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। लॉजिकली बात समझ पा रहे हो ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन बुक प्रॉफिट निकाल के 15% टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कंपनी कहती है कि भाई 234 बी और सी का इंटरेस्ट लगना नहीं चाहिए। हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई भले ही आप क्या कर रहे हो, मैट में 15% पे टैक्स पे कर रहे हो, बट इनकम टैक्स एक्ट के सारे अदर प्रोविजन जो है वो भी आप पे एप्लीकेबल होंगे। देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है 234 बी और सी का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। डन। तो 234 बी और सी का जो इंटरेस्ट होता है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से अपन करते हैं, ठीक है ना। 34 बी और सी के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो जो है आप फर्दर चैप्टर्स में जाके समझोगे मुझसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन है, क्वेश्चन नंबर 2 डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो वही दे रखा है, देयरफॉर इवन दो इट इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट्स इट इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स सिंस इट हैज नॉट पेड एडवांस टैक्स द लेवाई ऑफ इंटरेस्ट इज वैलिड, मतलब इंटरेस्ट इसको पे करना ही पड़ेगा 234 बी और सी का, क्योंकि इनकम टैक्स के अदर प्रोविजन जो है कंपनी पे अप्लाई होते हैं, इवन दो कंपनी इज लायबल टू पे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अंडर 115 जेबी। क्वेश्चन नंबर 3 करें, देखो क्या दे रखा है, सोना लिमिटेड अ रेसिडेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख आफ्टर द रिबेट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो बेसिकली मेरा 15 लाख का प्रॉफिट है, मुझे क्या बोल रखा है, मुझे मैट लाइबिलिटी निकालनी है। कंप्यूट द मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैट निकालना है। आ जाओ, मेरा प्रॉफिट कितना दे रखा है, 15 लाख का प्रॉफिट दे रखा है। तो देखो यार 15 लाख का मैंने प्रॉफिट उठा लिया। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी 70,000 क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है ना। क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी जो है बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी ऐड होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्या होता है, ऐड होता है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी क्या होता है, ऐड होता है। तो देखो 75,000 एंड 1,05,000, देखो ये रहा 75,000 एंड 1,05,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अपने जो है सफिशिएंटली नोट्स में कवर कर रखा है इसको। अच्छा, डेप्रिसिएशन देखो क्या रखा है, डेप्रिसिएशन बता रखा है 3,60,000 का ऐड करूंगा।
डेप्रिसिएशन में क्या करूंगा, 3,60,000 का ऐड कर दूंगा। देखो यार मैंने 3,60,000 का ऐड कर दिया। अब क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को लेस करूंगा, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे डेप्रिसिएशन को लेस करना है। देखो ये रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये जो आपका डेप्रिसिएशन था 3,60,000 का, इसमें से 1,50,000 का रिवोल्यूशन की वजह से था। देखो जो अलाउ होगा वो कितना होगा, 3,60,000 माइनस 1,50,000। देखो ये रहा 3,60,000, 3,60,000 माइनस 1,50,000 जो है आपका डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया गया 2,10,000 का। अब देखो क्या दे रखा है, पेनल्टी फॉर इन्फेक्शन ऑफ लॉ। क्या पेनल्टी हमको हमें एड बैक करने की जरूरत है भाई, जो अपन ने एडजस्टमेंट्स पढ़ रखे हैं बुक प्रॉफिट को निकालते समय, वहां पर पेनल्टी का कोई भी जो है ट्रीटमेंट नहीं दे रखा, तो अपन को एड बैक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने जो है इंटरेस्ट आरओआई की ड्यू डेट तक पे नहीं कर रखा, तो क्या 43B में डिसअलाउंस कर देंगे अपन बुक प्रॉफिट्स निकालते समय? नहीं, क्योंकि जो अपन ने एडजस्टमेंट्स पढ़े बुक प्रॉफिट के, वहां पर जो है इस तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, तो ये 1 लाख भी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बेस्ड ऑन एक्चुअल रिलेशन, तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी अपन क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट निकालते समय एड बैक कर देते हैं। लेकिन मैंने आपको उधर लिखवाया भी था कि भाई अगर आपने कोई ग्रेचुइटी का प्रोविजन बनाया है तो उसको असर्टेन लायबिलिटी ही माना जाता है। देयरफॉर ये जो 2 लाख है इसको एड बैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपना नॉर्मल प्रोविजन होता है इनकम टैक्स एक्ट का, जहां पर आप पीजीपी की इनकम निकालते हो, वहां पर ये वाला जो ग्रेचुइटी का प्रोविजन है अपन क्या करते हैं, एड बैक करते हैं। वहां पर जो है नॉर्मल प्रोविजन निकालते समय ग्रेचुइटी का प्रोविजन किसी तरह का अलाउ नहीं किया जाता, एक्सेप्ट 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 अगर आपने क्या करा है, अप्रूव ग्रेचुइटी फंड में पेमेंट करा है, या फिर एक्सेप्ट जो ग्रेचुइटी आपकी एक्चुअल में पेएबल है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करें, बुक प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो ग्रेचुइटी है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, इसको क्या माना जाता है, असर्टेन लायबिलिटी माना जाता है, एड बैक करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन सेल्स, ठीक है ना, 5 लाख का प्रॉफिट है 10 AA की यूनिट से, तो क्या मुझे कोई लेस करने की जरूरत है, इसको कोई लेस करने की जरूरत नहीं है। इस पे भी जो है बुक प्रॉफिट अप्लाई, बुक प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, मैट लगेगा। अच्छा, इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ यूटीआई 75,000 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने क्या कर रखा है पीएनएल में इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ यूटीआई को क्रेडिट कर रखा है, इससे भी मैट लगेगा। आगे देखो क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है, 3 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी जो है क्या होगा, इस पे भी जो है मैट लगेगा। अच्छा, शेयर इन इनकम ऑफ एओपी एज अ मेंबर, ठीक है ना, तो आप जो है एओपी के मेंबर हो, और आपको एओपी के प्रॉफिट का क्या मिला है, शेयर मिला है। देखो क्या दे रखा है, एओपी ने जो है एमएमआर पे टैक्स पे कर रखा है। तो आपने टैक्सेशन ऑफ एओपी में मुझसे समझा था कि भाई अगर एओपी एमएमआर पे टैक्स पे करती है तो मेंबर के हाथ में जो एओपी का शेयर है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो बेसिकली जो 1 लाख है, ये जो 1 लाख है जो आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है पीएनएल अकाउंट में, इसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम है। तो देखो यार मैंने क्या करा, 1 लाख को लेस करा मैंने 1 लाख, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन है इस पर इनकम टैक्स रेट काम का नहीं है। फिर देखो क्या दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 10 लाख। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना बता रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मुझे बता रखा है 10 लाख का है, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए होगा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना है। अब देखो क्या दे रखा है, 10 लाख इंक्लूड्स अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ 4 लाख। तो बेसिकली अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन तो मुझे समझ में आ गया 4 लाख का है, ठीक है ना, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन मुझे समझ में आ गया 4 लाख का है। अच्छा, ये जो 4 लाख है 10 लाख के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है, तो मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज कितने हो जाएंगे, मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हो जाएंगे 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। तो बेसिकली मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 6 लाख का, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है 4 लाख का, विचवर इज लोअर का मुझे जो है क्या मिलेगा, विचवर इज लोअर का जो है मुझे डिडक्शन मिलेगा। तो 4 लाख का क्या हो जाएगा, 4 लाख का जो है मुझे डिडक्शन मिल जाएगा। देखो ये रहा 4 लाख का मुझे डिडक्शन मिल गया, लोअर ऑफ डेप्रिसिएशन, लोअर ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज। आगे देखो क्या दे रखा है, द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इंक्लूड्स 45,000 ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। तो मैं देखो ये दे रखा है, ये जो इनकम टैक्स का प्रोविजन था ना कितना, 1,05,000 का, इसमें बेसिकली 45,000 जो है इंटरेस्ट पेबल है ऑन इनकम टैक्स एक्ट। तो बेसिकली किसी भी तरह का जो आपका क्या होता है, किसी भी तरह का जो आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन होता है वो बेसिकली आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो ये जो इंटरेस्ट है, पेबल ऑन इनकम टैक्स, ये भी आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। सो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स एक्ट, ये भी आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। देयरफॉर अपने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, तो आपका जो है बेसिकली बुक प्रॉफिट कितना निकल के आया, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा 14 लाख का। 14 लाख का जो है बेसिकली आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा। इस 14 लाख पे आप क्या करोगे, 15% क्या करोगे, 15% जो है मैट की कैलकुलेशन करोगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो आपकी जो है मैट की टैक्स लायबिलिटी आ गई 2,18,400 की। तो बेसिकली मैट की जो है लायबिलिटी कितनी आ गई, मैट की लायबिलिटी आ गई आपकी 2,18,400 की। डन, क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया अपन ने, क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब आपको जो है एक बार मैट पे भी ले चलता हूँ मैं, मैट 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 ठीक है ना। देखो मैट की कैलकुलेशन करते समय, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय, ये जो अपन ने स्पेसिफिक चीजें पढ़ रखी हैं, ये जो अपन ने क्या कर रखी है, स्पेसिफिक चीजें पढ़ रखी हैं, इन्हीं का ही क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। इनके अलावा अगर कोई चीज दे रखी है तो उसका अपन जो है एडजस्टमेंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। तो देखो अपन ने क्या करा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अपन ने ऐड करा था ना, देखो उसमें दे रखा है इंक्लूड्स इंटरेस्ट, है ना। तो अगर इनकम टैक्स का कोई इंटरेस्ट है,
इनकम टैक्स का कोई इंटरेस्ट है उसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको भी जो है अपन को बेसिकली एड बैक करना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या दे रखा था कि भाई प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट में 45,000 जो है क्या है, प्रोविजन है फॉर इंटरेस्ट पेबल, तो इसको भी जो है मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा। तो अपन सारी बातें हवा में नहीं कर रहे हैं, सारे एडजस्टमेंट अपन ने जो है इधर क्या कर रखे हैं, सारे एडजस्टमेंट जो है अपन इधर लिख रखे हैं। देखो मैथ के क्वेश्चन करने से पहले एक बार ये सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है ना। मैंने एक एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझाई थी कि भाई किस तरह से याद होगी आपको, ठीक है ना। रटना नहीं है अपने को, अपन जो है बेसिकली रटेंगे नहीं। देखो ये रहा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वाली की। भाई जो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, असर्टेन लायबिलिटी मानते हैं, इसलिए अपन बुक प्रॉफिट निकालते समय उसको एड बैक नहीं करेंगे। तो सारी चीजें अपने नोट्स में कवर कर रखी है। देयरफॉर आपकी जो है रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आप क्या करो, रिक्वायरमेंट ये है कि भाई नोट्स को अच्छे से समझ के, ठीक है ना, समझने के बाद एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट देखने के बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छी तरह अपन को जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपके क्वेश्चन में एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर लेना, एडजस्टमेंट नहीं, एरर को ठीक कर लेना। इधर 2024 होगा, इसको 2025 कर देना, राइट। तो अगर आपके पास अमेंडेड क्वेश्चन बन गए कोई दिक्कत नहीं है, अमेंडेड नहीं है तो इसको जो है क्या करना, 31/3/2025 कर लेना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, Hyper Limited engaged in diversified activities earned a profit of 14,25,000 after the debit and credit of the following items to the P&L account। और मुझे क्या बोल रहा है, मुझे ये बोल रहा है कि भाई आप टोटल इनकम निकालो गिविंग द रीजंस, मतलब बेसिकली नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टोटल इनकम निकालनी है। फिर अपने को क्या करना है, फिर अपने को जो है बुक प्रॉफिट निकाल के मैट की लायबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। टैक्स रेट मुझे बता रखा है कितना है, टैक्स रेट है 30% का। आ जाओ, सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे रखा है 14,25,000 का, तो देखो ये रहा 14,25,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़े, ये देखो क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी कितना है, 85,000 है। भाई जब अपन क्या करते हैं पीजीपी की कैलकुलेशन करते हैं उसमें भी अपन जो है किसी तरह का फालतू प्रोविजन हम आपको अलाउ नहीं करते। तो देखो 85,000 हमने क्या करा, 85,000 हमने क्या करा, अलाउ कर दिया, सिंस इट इज नॉट होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी। आगे देखो क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिमांड, ये भी अपन क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। देखो ये 1,05,000 अपन ने क्या करा, एड बैक कर दिया। तो आपका जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है उसका प्रोविजन भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये देखो क्या देखा है, डेप्रिसिएशन है 3,60,000 का, मैं ऐड कर दूंगा। देखो यार डेप्रिसिएशन मैंने 3,60,000 का क्या करा, ऐड कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है, 2,80,000 है, ये लेस हो जाएगा। तो देखो ये रहा, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 2,80,000 क्या हो गया, लेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड क्रेडिटेड टू द बायर्स ऑन 31 मार्च 2025। करंट ईयर में आपने बायर्स को कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट करा है फॉर एडवांस रिसीव फ्रॉम देम ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड इन अप्रैल। तो बेसिकली आपने जो है अगले साल क्या करा है, टैक्स डिडक्ट करा है। तो करंट ईयर में आपने टीडीएस क्या नहीं करा, काटा नहीं, देयरफॉर करंट ईयर में 30% क्या होगा, खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो 1 लाख का जो खर्चा है, ये जो 1 लाख का खर्चा है क्या होगा, करंट ईयर में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। देखो यार 30,000 जो है करंट ईयर में हम क्या करेंगे, 30,000 जो है आपकी इनकम में एड बैक कर देंगे। आगे देखो क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ यूटीआई 75,000, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको अपन क्या करना पड़ेगा, इसको जो है अपन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो है टैक्सेबल करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करूंगा, देखो जो है मैं इधर से लेस कर दूंगा। जैसे मैंने क्या करा, लेस कर दिया इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ यूटीआई, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने जो है टैक्सेबल कर दिया इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ यूटीआई। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन विच एसटीटी वाज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल। देयरफॉर सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, सेक्शन 112A अप्लाई होगा, सेक्शन 112A अप्लाई होगा। तो 3,60,000 में जो है पीजीपी में से हटा दूंगा, 3,60,000 जो है पीजीपी इनकम से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और कैपियंस की इनकम में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। देखो ये रहा कैपियंस की इनकम कहाँ है, ये रही कैपियंस की इनकम, 3,60,000 जो है कैपियंस की इनकम में क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 1,50,000 ऑन अकाउंट और रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये बुक प्रॉफिट के निकालने में काम आएगा। आगे देखो क्या रखा है, आपको जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन की बात कर रही है। अपन नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इनकम निकाल रहे हैं, तो अपन जो है इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे। अपन जो है बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट की बात करेंगे। तो देखो लॉस कितना दे रखा है, 2 लाख, 1 लाख एंड 1,20,000। तो बेसिकली ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है आपको सारे के सारे अलाउ कर दिए जाएंगे। 8 साल तक अपन क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4,20,000 का आपको जो है क्या होगा, 4,20,000 का आपको जो है बेसिकली आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसका आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। आपके जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है, आपका जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होता है वो पूरा का पूरा अलाउ कर दिया जाता है। तो 2,50,000, 1,80,000 एंड 2,10,000 कितना हो गया, ये टोटल हो गया 6,40,000। अब देखो सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। 14,25,000 में 5,80,000 आपने ऐड करा, कितना हो गया 20,05,000। इसमें से आपने 4,35,000 लेस करा, कितना आ गया 15,70,000। इसमें से आपने 2,80,000 लेस करा, कितना आ गया 12,90,000।
12,90,000 में से 10,60,000 लेस करा तो बेसिकली मेरी इनकम आ गई 2,30,000 की। मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई भाई? 2,30,000, 3,60,000 एंड 75,000 कितना हो गया? 6,65,000। अब क्या करेंगे अपन? टैक्स निकालेंगे। ये जो 3,60,000 है, ये जो 3,60,000 है, इस पे क्या करूंगा? 1,25,000 का, 1,25,000 का क्या होगा? 1,25,000 का जो है बेसिकली आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी बैलेंस पे आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 23,500। अपन अज्यूम करें कि भाई ट्रांसफर कब हुआ है? 23 जुलाई 2024 के पहले हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट नहीं दे रखी थी मुझे, क्वेश्चन के अंदर अपन ने कुछ हिंट नहीं दे रखी थी, तो क्वेश्चन ने क्या कर रखा है? इन लोगों ने सॉल्व कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन कि भाई 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ है। डोंट वरी, एग्जाम में साफ साफ क्लियरली बता देगा कि भाई ट्रांसफर एक्चुअल में कब हुआ है, कौन सी डेट पे हुआ है। अच्छा, 6,65,000 में से 3,60,000 तो चला गया, बचा कितना आपका? बचा 3,05,000। 3,05,000 पे 30% टैक्स रेट लगेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई कंपनी की टैक्स रेट है 30%। तो कितना हो गया ये टोटल? टोटल हो गया मेरा 23,500, तो ऊपर वाला हो गया 91,500। कितना हो गया टोटल? 1,15,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा मेरा, तो मेरा टैक्सेबल एज पर इनकम टैक्स कितना आ गया? 1,19,600, ठीक है ना। तो आपकी बुक्स में छोटे से करेक्शंस कर लेना। अगर आपकी बुक्स में ये थोड़ा करेक्शन नहीं हो रखा तो इसको क्या करना? करेक्ट कर लेना। तो ये 1 लाख जो एग्जामेशन था ना, तो जो है अमेंडमेंट करके 1,25,000 इंक्रीज कर दिया गया था। तो 3,60,000 माइनस 1,25,000 होगा, उसका 10% कर देना। कितना हो जाएगा ये? 23,500। तो ये छोटे से एडजस्टमेंट्स कर लेना अपनी जो है क्या करना, इस वीडियो को पॉज करके ये थोड़े से एडजस्टमेंट क्या करना, करेक्ट कर लेना। तो अगर आपकी बुक में ऑलरेडी करेक्टेड है तो इग्नोर करो, और करेक्टेड नहीं है तो इस चीज को करेक्ट कर लेना। तो अपन ने क्या करा? नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल दिया। अपन क्या करेंगे? बुक प्रॉफिट, मतलब बेसिकली बुक प्रॉफिट निकाल के मैट की लाइबिलिटी निकालेंगे। हाँ जी, तो देखो अब अपन जो है बेसिकली बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। अपने को बुक प्रॉफिट के लिए अगेन क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो कितना है प्रॉफिट? 14,25,000 है। तो देखो मैंने 14,25,000 का प्रॉफिट उठा लिया एज पर पीएनएल अकाउंट। अपन जो एडजस्टमेंट्स करने होते हैं वो अपन क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करेंगे। अच्छा, एक एक चीज करके पकड़ते हैं अपन। अच्छा, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी क्या होगा? बुक प्रॉफिट निकालते समय ऐड होगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिमांड क्या होगा? ऐड होगा। तो 85,000 एंड 1,05,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 85,000 ये हुआ ऐड, 1,05,000 हो गया ऐड। आगे बढ़े। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है? 3,60,000 का दे रखा है। 3,60,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा ऐड। और डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में से अपन क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन में से 1,50,000 को लेस कर देंगे, और इतना डेप्रिसिएशन जो है मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले अपने 3,60,000 का डेप्रिसिएशन ऐड करा, फिर मैंने लेस करा डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स। तो 3,60,000 में से मैंने रिवोल्यूशन का इंपैक्ट हटा दिया। कितना हो गया? 2,10,000 का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट मुझे बता रखा है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने हुए? 3,60,000 के हुए हैं। क्या लेस करने की जरूरत है? लेस करने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ यूटीआई लेस करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे? ब्रॉट फॉर लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। देखो लॉस कितना दे रखा है? लॉस और डेप्रिसिएशन। लॉस दे रखा है आपको 2,50,000 और 3,50,000 का, और डेप्रिसिएशन हो गया 3,70,000 एंड 3,15,000। विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। विच एवर इज लोअर का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो 3,50,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया? 6 लाख। तो 6 लाख का आपको क्या मिल जाएगा? 6 लाख आपको जो है डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। देखो ये रहा 6 लाख का आपको डिडक्शन मिल गया। 14,25,000 में से मैं आपने सारे ये एडजस्टमेंट्स करे तो आपका बुक प्रॉफिट निकल के आया 11,65,000 का। 15% बुक प्रॉफिट, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो आपका मैट निकल के आ गया 181,740 का। तो 181,740 में से 181,740 में से मैं क्या करूंगा? नॉर्मल टैक्स पेबल को लेस करूंगा। नॉर्मल टैक्स पेबल कितना है मेरा? नॉर्मल टैक्स पेबल है मेरा 1,19,600। तो मैंने क्या करा? 1,81,740 में से मैंने क्या करा? नॉर्मल टैक्स पेबल को लेस करा। तो बेसिकली मेरा निकल के आ गया मैट। बेसिकली मेरा कितना निकल के आ गया? मैट क्रेडिट, नॉट मैट, मेरा निकल के आ गया मैट क्रेडिट, जो मैं बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ? अगले 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। वेरी इजी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है? द प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट कितना दे रखा है? 190 लाख दे रखा है आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। मुझे क्या करना है? बुक प्रॉफिट निकालने हैं। आपको जो है बुक प्रॉफिट निकालने हैं। तो देखो यार मैंने ले लिया प्रॉफिट 190 लाख का, डन। अब देखो एडजस्टमेंट्स करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स कितना है? 100 लाख का है। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट 100 लाख का है, ऐड कर दूंगा। 100 लाख का मैंने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। अच्छा, लेस क्या करूंगा? लेस करोगे आप डेप्रिसिएशन अदर देन डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब बेसिकली जो भी आपका डेप्रिसिएशन है रिवैल्यूड एसेट का, उसको मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा। मुझे तो बता रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 40 लाख टुवर्ड्स द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो 100 में से 40 चला गया, तो बेसिकली नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 60 हो गया। देखो ये रहा नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया बेसिकली मेरा 60 लाख का। आगे देखो क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स है 40 लाख का। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 40 लाख का है। अच्छा, इस प्रोविजन फॉर टैक्स में 2 लाख का क्या है? 2 लाख का जो है प्रोविजन है फॉर इंटरेस्ट पेबल, पूरा का पूरा ऐड होगा। तो पूरा का पूरा 40 लाख क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 40 लाख मैंने क्या कर दिया? पूरा का पूरा मैंने 40 लाख ऐड कर दिया। फिर आगे क्या दे रखा है? आगे बता रखा है आपको प्रपोज डिविडेंड। आपका जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, ये भी क्या होगा? ऐड होगा। तो 1,20,000 क्या हो गया? 120 लाख क्या हो गया? ऐड हो गया। देखो ये रहा, मैंने आपको बताया भी था कि भाई अपन क्या कर रहे हैं? ऐड करते समय
ऐड करते समय डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड को, तो मैंने क्या करा, डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड को भी जो है ऐड कर दिया 120 लाख का। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई आपने क्या करा है, करंट ईयर में 50 लाख का कोई रिजर्व बनाया है, करंट ईयर में आपने कोई 50 लाख का रिजर्व बनाया है, रिजर्व फॉर करेंसी 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 एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो बेसिकली आपने करंट ईयर में जो है रिजर्व बनाया करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का, कितना, 50 लाख का। फालतू आपको रिजर्व बनाने नहीं देंगे, जितना पैसा आपने रिजर्व में ट्रांसफर करा है वो भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। देखो ये रहा 50 लाख मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, 50 लाख बेसिकली ऐड हो जाएगा। देखो ये रहा ना, अमाउंट कैरी टू रिजर्व, जितना भी पैसा आप जो है क्या करें, प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में ले गए, ठीक है ना, जितना भी पैसा आप प्रॉफिट में निकाल के रिजर्व में ले गए, ताकि आपको जो है मैट पे करना ना पड़े, सरकार कहती है उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको एड बैक करना पड़ेगा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, देखो ये रहा, आपने डेप्रीसिएशन पीएल में क्या करा है, आपने डेप्रीसिएशन पीएल में जो है बेसिकली आपने डेप्रीसिएशन पीएल में 100 लाख का बुक कर रखा है, इसमें से 40 लाख का क्या है, इसमें से 40 लाख का बेसिकली डेप्रीसिएशन है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली इधर मैं क्या करता हूँ, पीएनएल अकाउंट बनाता हूँ, इधर मैंने क्या करा, पीएनएल अकाउंट बनाया, इधर आपका जो है नॉर्मल डेप्रीसिएशन है 60 का, 40 का क्या है, 40 का जो है बेसिकली आपका रिवैल्यूड एसेट्स पे डेप्रीसिएशन है। आपके पास एक ऑप्शन होता है ना, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, 40 रुपीज़ के अमाउंट को, 40 रुपीज़ के अमाउंट को क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से पीएनएल में डाल सकते हो, 40 रुपीज़ के अमाउंट को क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से पीएनएल में डाल सकते हो। अब देखो इन लोगों ने क्या बोल रखा है, अमाउंट ऑफ 50 लाख क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट वाज ड्रॉन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो बेसिकली आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के पैसा कितना डाला, रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के आपने पैसा डाला इधर 50 का, रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के पैसा कितना डाला, 50 डाला। तो सरकार ने क्या करा, ये जो 40 लाख आपने डेबिट कर रखा था, ये जो 40 लाख आपने क्या कर रखा था, डेबिट कर रखा था, मतलब पीएनएल कम कर रखा था, 40 लाख हमने क्या कर दिया, एड बैक कर दिया, मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा दिया। अच्छा, आपने क्या कर रखा है इधर, आपने जो है बेसिकली इधर 50 रुपीज़ क्या करे थे, 50 रुपीज़ रिवॉल्यूशन रिजर्व से डाल के पीएनएल में क्या कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे, ठीक है ना, पीएनएल में क्या कर दिए थे, क्रेडिट कर दिए थे। तो सरकार ये कहती है कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम बेसिकली आपके रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट हटा रहे हैं, तो जितना पैसा आपने क्या करा है प्रॉफिट में, जितना पैसा आपने क्या करा है प्रॉफिट में क्रेडिट कर दिया, वो भी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कंडीशन लगा दी कि भाई जितना आपका जो है क्या है, जितना आपका बेसिकली डेप्रिसिएशन है ऑन रिवैल्यूड एसेट्स पे, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि भाई आप रिवॉल्यूशन रिजर्व में से उतना ही पैसा निकाल के क्या करो, पीएनएल में डालो, लेकिन आपने उससे ज्यादा डाल दिया, आपने क्या करा, उससे ज्यादा डाल दिया। तो जब हम क्या करेंगे, रिवर्स करवाएंगे, जब हम जो है बेसिकली रिवर्स कराएंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 50 लाख बेसिकली जो है लेस नहीं होगा, कितना लेस होगा, 40 लाख लेस होगा। भाई आपने क्या कर रखा है, आपने जो है बेसिकली 50 से पीएनएल अकाउंट को क्या कर रखा है, 50 से पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि भाई आपने जो है 50 से बुक प्रॉफिट को बढ़ा रखे हैं। हमने जो है ये जो 40 आपने लेस कर रखा था, इसका क्या करा, इसको जो है नलीफाई कर दिया, मतलब इसको रिवर्स कर दिया। तो इधर जो 50 है, इधर जो 50 है ये भी क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा आपको 50 रिवर्स करने नहीं देंगे, भाई आपकी जिम्मेदारी थी कि भाई आप 40 लाख क्या करो, क्रेडिट करो, लेकिन आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो हम रिवर्स कितना करने देंगे, हम रिवर्स करने देंगे आपको डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड एसेट पे कितना आ रहा है। तो 40 लाख क्या होगा, 40 लाख बेसिकली रिवर्स होगा। तो देखो ये रहा 40 लाख क्या होगा, लेस होगा, 40 लाख क्या होगा, लेस होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने जो है 10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा रिवॉल्यूशन रिजर्व से कहाँ डाल दिए, पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट में डाल दिए, उस पर आपको मैट पे करना पड़ेगा। लॉजिक की बात समझ में आ गई ना। कोई आपने करा क्या था, आपका ये जो पीएनएल अकाउंट है इसमें आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन था 60 का, आपने 40 का डेप्रिसिएशन डाला, किधर का, रिवैल्यूड एसेट पे 40 का डेप्रिसिएशन डाला। कंपनीज एक्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, जितना आपका डेप्रिसिएशन है ऑन रिवैल्यूड एसेट, उतना अमाउंट जो है क्या कर सकते हो, रिवॉल्यूशन रिजर्व से निकाल के पीएनएल में क्रेडिट कर सकते हो। तो आपको जो है 40 क्या करना था, क्रेडिट करना था। अगर आप 40 क्रेडिट कर देते तो हम क्या करते, इन दोनों 40 को रिवर्स कर देते। लेकिन आपने क्या करा, 40 डेबिट करा, 50 को क्रेडिट करा, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स 40-40 ही करेंगे। ये जो 10 लाख आपने एक्स्ट्रा क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, इस पे आपको मैट पे करना पड़ेगा, ये आपकी गलती है, आपको ज्यादा रिवॉल्यूशन रिजर्व से पैसा निकालना ही नहीं चाहिए था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही वाला था कि भाई अमाउंट ऑफ 50 लाख क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट वाज ड्रॉन फ्रॉम द रिवॉल्यूशन रिजर्व। तो 50 लाख आपने क्या कर रखा है, पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स कितना होगा, सिर्फ 40 ही रिवर्स करा जाएगा। मैंने क्या करा, लेस करते समय, मैंने क्या करा, लेस करते समय 40 लाख को ही क्या करा, 40 लाख को ही रिवर्स करा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो क्या दे रखा है, मुझे बता रखा है कि भाई बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट एट द एसेट साइड वाज 30 लाख, मतलब आपका जो लॉस है, आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो कितना है, 30 लाख है, विच इंक्लूड्स अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ 10 लाख। तो आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो 20, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है 10, ठीक है ना। तो आपका जो बेसिकली लॉस था वो 30 था, लेकिन 30 में से 10 क्या है, 30 में से 10 अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, तो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, 20 है। तो विच इज लोअर, का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो 10 लाख जो है, ये जो 10 लाख है क्या होगा, 10 लाख जो है आपको एज अ डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप जो 1,90,000 में से, सॉरी 190 लाख में से, 190 लाख में से ये सारे एडजस्टमेंट्स करोगे, तो आपका बुक प्रॉफिट निकल के कितना आ जाएगा, आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 390 लाख का। वेरी इजी डन, ठीक है।
सारे ये वाला इस क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए अपने, राइट। इस क्वेश्चन के अपने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो ये रहा। हाँ जी, तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। XYZ लिमिटेड का पीएनएल अकाउंट बता रखा है मुझे, शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 75 लाख आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 75 लाख का। मुझे जो है मैट की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अपन क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 24 लाख का, जिसमें से बेसिकली 4 लाख का डेप्रिसिएशन है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मैं क्या करूंगा, 24 को जो है क्या कर दूंगा, एड बैक कर दूंगा, और लेस क्या करूंगा, आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन। 24 माइनस 4 लाख कितना हो गया, 20 लाख हो गया। तो आपकी बुक्स में अगर ये 24 है तो क्या करना, 2 को जो है हटा देना, 2 एरर है। ठीक है, डन। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 1 लाख, ऐड होगा। प्रोविजन फॉर अनअसेटेड लायबिलिटी है 2 लाख, ये भी क्या होगा, एड बैक होगा। तो 1 लाख एंड 2 लाख क्या हो गया, एड बैक हो गया। 1 लाख एंड 2 लाख जो है बेसिकली मेरा एड बैक हो गया। मैंने रिजर्व में कितना पैसा डाला है, मैंने रिजर्व में पैसा डाला है 5 लाख का, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो रिजर्व में मैंने पैसा डाला है कितने का, 5 लाख का। रिजर्व में आपने पैसा डाला है 5 लाख का, इसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। आगे तो क्या बोल रखा है, एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम है आपकी 6 लाख, आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना, अपन आगे जाके भी पढ़ेंगे कि भाई जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो क्या होती है। बेसिकली इंडिया में जो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर कोई इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, अगर कोई इनकम क्या है आपकी एग्जेम्प्ट, तो वो मैट की कैलकुलेशन में नहीं आती। देखो क्या करूंगा मैं, ये जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको लेस कर दूंगा। तो मैंने क्या कर लेस कर दिया, एग्रीकल्चर इनकम को कितने की है, 6 लाख की है। मेरी एग्रीकल्चर इनकम मैंने 6 लाख की लेस कर दी। अच्छा, इंटरेस्ट पेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे नहीं करा है, नॉट पेड है। नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये जो 6 लाख है क्या 43 में डिसअलाउ होगा, ठीक है, बिल्कुल 43 में डिसअलाउ होना चाहिए। लेकिन जब अपन मैट की कैलकुलेशन करते हैं वहां पर अपन 43 का इंपैक्ट नहीं देते, तो 6 लाख का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 3 लाख। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भाई आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में 3 लाख का क्या करा होगा, एक रिजर्व क्रिएट करा होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि जब आपने 21-22 में 3 लाख का क्या करा था, रिजर्व क्रिएट करा होगा, तो उस साल जब आप बुक की, उस साल जो है बेसिकली आप बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो उस साल आपने क्या करा होगा, उस साल बेसिकली इस 3 लाख को, साल जो है बेसिकली इस 3 लाख को क्या कर दिया होगा आपने, जो है बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में एड बैक कर दिया होगा। बात समझ में आ गई। करंट ईयर में आपने जो है उस रिजर्व में से पैसा निकाल के पीएनएल में क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने जो पैसा विड्रॉ करा है रिजर्व से वो बेसिकली मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। देखो ये रहा, जो मैंने अमाउंट क्या करा था, जो बेसिकली अमाउंट मैंने विड्रॉ करा रिजर्व में से, उसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। ठीक है ना, लॉजिकली बात समझ में आ रही है। देखो लेस आइटम्स में आपने पढ़ा था, लेस आइटम्स में आपने पढ़ा था कि भाई जितना अमाउंट आप क्या करते हो रिजर्व से विड्रॉ करते हो उसको आपको जो है क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। तो जिस साल मैंने रिजर्व बनाए थे, जिस साल मैंने रिजर्व बनाए थे उस साल के जो बुक प्रॉफिट थे उसको अपन ने क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, राइट। मतलब उस साल अपन ने जो है क्या करा, उस साल जो है अपन ने जो है बेसिकली मैट मैट पे कर दिया था। इतने अमाउंट को मैंने क्या करा है, रिजर्व में ट्रांसफर करा है। करंट में वही अकाउंट मैंने, करंट में मैंने वही अमाउंट, नॉट अकाउंट, करंट में मैंने वही अमाउंट क्या करा है, विड्रॉ करा है रिजर्व से। तो क्या करंट में मुझे वापस मैट पे करने की जरूरत है, आपको जो है करंट में वापस मैट पे करने की जरूरत नहीं है। देखो करंट ईयर की जब मैं क्या कर रहा हूँ, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वहां पर मैंने 3 लाख को क्या कर दिया, लेस कर दिया। वहां पर जो आपने 3 लाख को लेस कर दिया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना है, 12 लाख है एंड 10 लाख है रिस्पेक्टिवली, विच एवर इज लोअर का आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली 10 लाख का आपको जो है डिडक्शन मिल गया। तो 75 लाख में से, 75 लाख में से ये सारे एडजस्टमेंट्स करोगे तो आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा 68 लाख का। 68 लाख का 15% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करा, तो बेसिकली आपकी मैट की लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 10,60,800 की। 10,60,800 की जो है बेसिकली आपकी मैट की लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाई प्रोविजंस ऑफ मैट आर नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज, एग्जामिन इन कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो जब मैं आपको लेक्चर करा रहा था मैंने आपको जो है ये चीज छुड़वाई थी और ये बताया था कि भाई अपन डीटीडब्ल्यू चैप्टर के साथ करेंगे, राइट। पढ़ लो, देखो इधर अभी अपन इधर पढ़ के छोड़ देते हैं। जब आप क्या करोगे, डीटीडब्ल्यू वाला चैप्टर समझ लोगे तब आपको जो है बेसिकली वाली चीज समझ में आ जाएगी कि भाई ये एक्जैक्टली कहना क्या चाह रहा था। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैट टू द फॉलोइंग फॉरेन कंपनीज, ठीक है ना, इन फॉलोइंग फॉरेन कंपनीज पे जो है मैट के प्रोविजंस लगते नहीं है। अगर फॉरेन कंपनी किसी ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जिसके साथ इंडिया का डीटीडब्ल्यू है एंड अगर उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो उस फॉरेन कंपनी पे मैट नहीं लगेगा। अच्छा, या फिर फॉरेन कंपनी जो है एक ऐसी कंट्री की रेसिडेंट है जिसका इंडिया के साथ डीटीडब्ल्यू नहीं है एंड द फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन रिलेशन टू द कंपनीज, उस कंपनी पे जो है बेसिकली मैट नहीं लगेगा। या फिर फॉरेन कंपनी हैविंग इनकम अंडर 44B, BB, BBA एंड BBB। तो बेसिकली ये वाली फॉरेन कंपनीज, जो फॉरेन कंपनी क्या कर रही है, जो फॉरेन कंपनी इन सेक्शंस में इनकम कमा रही है उस पर जो है बेसिकली मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो डोंट वरी, ये वाली चीज़ जब अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे आपको जो क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैंने जो है कॉन्सेप्ट के समय ये चीज़ एक बार होल्ड करा दी थी और ये कहा था कि भाई आप क्या करोगे जब अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन करेंगे
डीटीडब्ल्यू वाला चैप्टर कर लेंगे, एनआर टैक्सेशन कर लेंगे, तब आपको जो है ये वाले सेक्शन समझ में आ जाएंगे। डीटीडब्ल्यू क्या होता है वो समझ में आ जाएगा, पी क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी क्वेश्चन करने के पर्पज से मैंने आपको जो है ये रीड करा दिया। बाकी जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसके अपन जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन में जाके लेंगे। तो जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको इधर बताया 3 लैंग्वेज में, वही लोगों ने जो है इधर छाप रखा है, राइट, वही जो है इन लोगों ने इधर छाप रखा है। डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ जी, तो देखो बेसिकली अपने को जो है क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के सामने आप लिख लो कि भाई इसको अपन जो है क्या करेंगे, अलॉन्ग विद एनआर टैक्सेशन के क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन की नॉलेज की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को जो है क्या करो, क्वेश्चन नंबर 8 को मार्क करके ये लिख लो कि भाई अलॉन्ग विद इंटरनेशनल टैक्सेशन करेंगे अपन। जब मैं आपको जो है एनआर टैक्सेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा उसके साथ साथ जो है इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दूंगा इस चैप्टर का। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये चेंजेस नहीं हो रखे तो आप क्या करना, इस वीडियो को पॉज करके ये चेंजेस इंकॉर्पोरेट कर लेना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्या दे रखा है, एक इंडियन कंपनी है जिसने बेसिकली इंडिया से अडॉप्ट करा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अपने को जो है इन्फॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2025 की। द बुक प्रॉफिट्स आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द आइटम स्पेसिफाइड कितना है, 52,26,000 है, एक्सेप्ट द एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। तो बेसिकली मुझे बुक प्रॉफिट बता रखा है, बुक प्रॉफिट कितना है 52,26,000 का निकाल के दे रखा है, लेकिन अभी तक मैंने ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का जो है एडजस्टमेंट नहीं करा है। तो ये हो गया मेरा 52,26,000, ये हो गया मेरा बुक प्रॉफिट, ये हो गया मेरा बुक प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट स्पेसिफाइड कितना है, 52,26,000 है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ये बता रखा है कि एनसीएलटी हैज एडमिटेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईबीसी मेड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट द कंपनी फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। क्या है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। मैंने आपको नोट्स में बताया भी था कि भाई अगर कंपनी जो है सीआईआरपी में चली जाती है, अगर कंपनी जो है सीआईआरपी में चली जाती है तो उस केस में क्या होता है, जितना भी आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है और जितना भी आपका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज है उसका एग्रीगेट अमाउंट का आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाता है। तो बेसिकली अपन जो है सीआईआरपी में है, इसका मतलब क्या है कि भाई विचवर इज लोअर करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बता रखा है कि भाई आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना है। देखो ये रहा फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22, ये हो गया बिजनेस लॉस और ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली अपन जनरली क्या करते हैं, विचवर इज लोअर का आपको जो है क्या करते हैं, विचवर इज लोअर का आपको डिडक्शन अलाउ करते हैं। लेकिन क्योंकि अपन जो है सीआईआरपी में जा चुके हैं तो अपन को क्या मिलेगा, एग्रीगेट अमाउंट का डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो 4.6 प्लस 1.75 प्लस 4.9 एंड प्लस 2.2 टोटल अमाउंट को जो है आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो देखो ये रहा एग्रीगेट अमाउंट को जो है आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। ये हो गया आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और ये हो गया बेसिकली आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। तो कितना है 4,90,000 एंड 2,20,000। देखो ये रहा 4,90,000 एंड 2,20,000। तो ये हो गया 4,90,000 एंड 2,20,000, कितना हो गया 7,10,000। फिर कितना बता रखा है 4,60,000 एंड 1,75,000। तो देखो ये रहा 4,60,000 एंड 1,75,000। तो ये जो 7 है ना इसको रुपीज़ बना दो, ये रुपीज़ का साइन था, ये जो है बेसिकली रुपीज़ का साइन था। तो 4,60,000 एंड 1,75,000 कितना हो गया, 6,35,000 हो गया। इधर तक कोई दिक्कत। अब सुनो, आपको जो है एग्रीगेट अमाउंट का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अब क्वेश्चन में मुझे ये कह रखा है कि जो बेसिकली आपकी ये बिजनेस लॉस है, ये पिछले सालों का जब आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे थे, पिछले सालों का जब बुक प्रॉफिट निकाल रहे थे उधर भी आपने क्या कर रखा है, लेस कर रखा है। भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो ये देखते हैं कि जिस साल आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे हो उस साल आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना बिजनेस लॉस एंड कितना आपका अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, करंट ईयर का बुक प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि जो आपका ये बिजनेस लॉस है 4,60,000 का, 1,75,000 का, पिछले सालों का जब आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे थे तब भी आपके ये बिजनेस लॉस एग्जिस्ट करते थे, तब बेसिकली आपने जब मैट की कैलकुलेशन करी होगी तब भी आपने क्या करा होगा, डिडक्शन ले लिया होगा। तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे लेना देना नहीं है। जिस साल आप बुक प्रॉफिट निकाल रहे हो अगर उस साल आपकी बुक्स में जो है बिजनेस लॉस या अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट करता है तो अपन क्या करेंगे, उसको जो है कंसीडर करेंगे। देखो क्या दे रखा है, द बिजनेस लॉस ऑफ 4,60,000 एंड 1,75,000, 4,60,000 and 1,75,000 have been deducted while computing the book profits under section 115 JB for the previous year 21-22 and previous year 22-23। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपके बिजनेस लॉस थे पिछले सालों का, जब अपन क्या कर रहे थे, मैट की कैलकुलेशन कर रहे थे, वहां पर भी अपन ने लेस कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये बिजनेस लॉस आपकी बुक्स अकाउंट में शो हो रहे हैं तब तक मैट की कैलकुलेशन में क्या होते रहेंगे, तब तक जो है मैट की कैलकुलेशन में ये लेस होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे एडजस्टमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इग्नोर करना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा सुनो, मुझे जो है इन लोगों ने क्या कर दिया, मुझे जो है इन लोगों ने बुक प्रॉफिट निकाल के दे दिया 52,26,000 का। अब बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडियस के एडजस्टमेंट्स करने हैं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडियस के एडजस्टमेंट करने हैं। तो देखो आपने बुक प्रॉफिट आपको जो है मिल चुका है, अपन क्या करेंगे, इंडियस के कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखो क्या दे रखा है, द पर्टिकुलर्स ऑफ ओसीआई, द पर्टिकुलर्स ऑफ ओसीआई, हमें जो है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की कुछ चीजें दे रखी हैं। अच्छा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट मे बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट, तो जो बेसिकली क्या हो जाएंगे, रिक्लासिफाई हो जाएंगे, उसको तो अपन इग्नोर कर दें, उसको अपन क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करते हैं कि भाई जिस साल रिक्लासिफाई होंगे उस साल की जो है बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आ जाएंगे। जो रिक्लासिफाई नहीं होते, जो रिक्लासिफाई नहीं होते अपन क्या करते हैं, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो ओसीआई दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट, देखो क्या दे रखा है,
चेंजेस इन द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी, मैंने आपको जो है दो तीन चीजें बताई थी कि भाई जो आइटम्स रिक्लासिफाई नहीं होते, जो आइटम्स रिक्लासिफाई नहीं होते उसका एडजस्टमेंट अपन क्या करते हैं, उसका एडजस्टमेंट अपन करंट ईयर की बुक प्रॉफिट निकालते समय क्या कर देते हैं, दे देते हैं, एक्सेप्ट दो चीजें, रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम द एसेट, रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम द एसेट एज पर इंड 16 एंड 38, 16 बोले तो पीपी एंड 38 बोले तो इंटेंजिबल एसेट्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिवोल्यूशन सरप्लस है, जिस साल आपने ओसीआई में क्या करा है, क्रेडिट या डेबिट करा है, उस साल की बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अपन एडजस्ट नहीं करेंगे। कब एडजस्ट करेंगे, जब ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। इसी तरह से गेन या लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू थ्रू ओसीआई एज पर 109। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो दो इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली कौन कौन से, एक तो रिवोल्यूशन सरप्लस फ्रॉम एसेट्स और एक गेन या लॉसेस ऑन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डेजिग्नेटेड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो जिस साल आप क्या करते हो, ओसीआई को डेबिट या क्रेडिट करते हो, उस साल का जो बेसिकली आपका बुक प्रॉफिट है उधर आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब ये क्या होंगे, जब ये बेसिकली डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, जब इनको क्या करोगे, एसेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, उस साल के अपन क्या करेंगे, उस साल के बुक प्रॉफिट में जो है इसको बेसिकली एडजस्ट करेंगे। अब देखो क्या दे रखा है, मुझे बता रखा है करंट ईयर में आपने क्या करा है, करंट ईयर में जो है बेसिकली आपने ओसीआई में 10 लाख का अमाउंट क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। और कौन सा वाला, देखो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को जो है आपने क्या कर रखा है, ओसीआई में क्या कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है। तो ये जो 10 लाख है, ये जो 10 लाख मैंने डेबिट कर रखा है कहाँ पर, ओसीआई में, क्या इसको जो है मैं बेसिकली अपनी जो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वहां पर इसको लेस करूं, लेस नहीं करना। कब करेंगे अपन इसको लेस, जब बेसिकली ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। अच्छा इस तरह से देखो दे रखा है, रिवोल्यूशन सरप्लस फॉर द एसेट्स आपने जो है 7,50,000 ओसीआई में क्रेडिट करे हैं, 7,50,000 क्या करें हैं, ओसीआई में क्रेडिट करें हैं, और ये कभी भी जो है रिक्लासिफाई नहीं होने वाले, ये जो है कभी भी पीएल में नहीं जाने वाले। तो क्या इसको मैं करंट ईयर में पीएल में ले जाऊं, नहीं, जब ये डिस्पोज ऑफ होंगे जब अपन इसको लेके जाएंगे अब करेंगे। बाकी देखो क्या दे रखा है, डिफर्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग कितना है, 4,10,000 है, ओसीआई में आपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, मतलब आपका लॉस है, क्या करोगे, लेस करोगे। तो देखो ये 4,10,000 मैंने क्या करा, लेस करा, तो ये आपका जो है हो गया लेस आइटम्स 4,10,000, 4,10,000 क्या हो गया, लेस हो गया। अब देखो क्या दे रखा है आगे, डिफर्ड गेन ऑन कैश फ्लो हेजेस, अच्छा शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ अदर एसोसिएट्स, रीमेजरमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो 7,25,000, 3,20,000 एंड 4,45,000, तीन अमाउंट ऐसे हैं जो करंट ईयर में आपने ओसीआई में क्या कर रखे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, जो कभी भी फ्यूचर में पीएनएल में नहीं जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इन तीन अमाउंट को करंट ईयर के पीएनएल में ही क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। तो 7,25,000, 3,20,000 एंड 4,45,000, ये हो गए मेरे तीनों आइटम, ये हो गए मेरे तीनों आइटम जो मैंने क्या करा बेसिकली ओसीआई में जो है क्या करे थे, क्रेडिट करे थे, जो कभी भी पीएल में रिक्लासिफाई नहीं होंगे। तो करंट ईयर की बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा। लॉजिक की बात समझ में आ रही है ना आपको। अच्छा इनका तो कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, इन सबका मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, द ट्रांजिशन अमाउंट एज ऑन कन्वर्जन डेट, मतलब जिस साल आपको क्या हुआ है, जिस साल बेसिकली आपने जो है इंडेक्स को पहली बार अडॉप्ट करा था, उस साल जो आपका ट्रांजिशन अमाउंट है, उस साल का जो ट्रांजिशन अमाउंट है वो कितना आ रहा है, 52,50,000 आ रहा है, 52,50,000 आ रहा है। अच्छा इस 52,50,000 में देखो 8 लाख का कैपिटल रिजर्व है, और 4,50,000 का क्या है, 4,50,000 का जो बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट है रिलेटिंग टू द ट्रांसलेशन डिफरेंस इन फॉरेन ऑपरेशन। तो मैंने जब आपको बताया था कि भाई आपका जो ट्रांजिशन अमाउंट होता है, जो आपका ट्रांजिशन अमाउंट होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, देखो ये रहा कि भाई ट्रांजिशन अमाउंट में क्या इंक्लूड नहीं होता, आपको जो कैपिटल रिजर्व है वो इंक्लूड नहीं होता, आपका जो कैपिटल रिजर्व है उसको जो है अपन क्या नहीं करते, उसको जो है बेसिकली इंक्लूड नहीं करते। इसी तरह से मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कि जो एडजस्टमेंट्स आपके फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं उसको ट्रांजिशन अमाउंट में अपन क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। देयरफॉर आपका जो ट्रांजिशन अमाउंट है कितना है, 52,50,000, कितना है 52,50,000, इसमें क्या होगा, इसमें जो है बेसिकली अपन 8 लाख को लेस कर देंगे एंड 4,50,000 को लेस कर देंगे। करो कितना आ रहा है, 52,50,000 माइनस 12,50,000 कितना हो गया, 40 लाख का आपका जो है ट्रांजिशन अमाउंट हो गया, 40 लाख का आपको क्या हो गया, ट्रांजिशन अमाउंट हो गया। तो बेसिकली आपको ये पता है कि जो भी आपका ट्रांजिशन अमाउंट होता है उसका अपन क्या करते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगले 5 साल में जो है अपन क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट में एडजस्ट करते हैं। अच्छा क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, पीएनएल में ऐड होगा। तो 40 लाख डिवाइड बाय 5 कितना हो गया, 8 लाख हो गया। तो मतलब बेसिकली अगले 5 साल के लिए क्या होगा, अगले 5 साल के लिए जो है ये बेसिकली आपके पीएनएल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। तो देखो ये रहा, मैंने क्या करा, 8 लाख का अमाउंट जो है, 8 लाख का अमाउंट मैंने क्या करा, 8 लाख का जो अमाउंट है वो बेसिकली मैंने जो है ऐड कर दिया। देखो ये रहा 52,50,000 में से 8 लाख और 4,50,000 लेस हो गया, कितना बचा, 40 लाख बचा। 40 लाख का 1/5, 40 लाख का 1/5 क्या होगा, 40 लाख का 1/5 हो गया 8 लाख। 8 लाख जो है बेसिकली आपके क्या होगा, बुक प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा सारे एडजस्टमेंट हो गए आपके, जो है सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए। क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द मैट लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर, मैट लायबिलिटी निकालने को बोल रहा है। तो देखो ये रहा 52,26,000 में आपने जो है ये दोनों चीज ऐड करी, कितना हो गया, 13,45,000 आपने ऐड कर, तो कितना निकल के आ गया, 38,81,000। 38,81,000 में आपने 14,90,000 को ऐड करा, कितना निकल के आ गया, 53,71,000। 53,71,000 में से आपने 4,10,000 को लेस करा,
4,10,000 को लेस करा और फिर आपने क्या करा 8 लाख को ऐड करा, कितना हो गया 57,61,000 का 15% मेरा मैट आ गया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया, तो मैट लाइबिलिटी कितनी हो गई 898,716 की। इसको मैंने जो है क्या करा नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ कर दिया, इसको जो है बेसिकली मैंने नियरेस्ट टू 10 क्या करा राउंड ऑफ कर दिया, तो बेसिकली आपकी मैट लाइबिलिटी निकल के आ गई। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो नॉर्मल प्रोविजन है वहां पर आपका जो टैक्स निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7,20,000 का, इधर कितना निकल के आ रहा है 8,98,000 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा 8,98,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, 8,98,000 एंड ये जो 7,20,000 है इनका डिफरेंस आपका जो है क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस बेसिकली आपका टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, मैट क्रेडिट हो जाएगा, जो बेसिकली अगले 15 साल के लिए आप क्या कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई। तो ये जो इंडेक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो इंडेक्स के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं भाई, आपको ये चेक करना है कि भाई ओसीआई में नॉट रिक्लासिफाइड वाले आइटम कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उसका क्या करना है आपको बेसिकली एडीएलएस करना है आपके बुक प्रॉफिट में, ठीक है ना। तो मैंने नोट्स में सारी चीजें कवर कर रखी है, आपने जो है लेक्चर ले रखा होगा तो मैंने आपको एक एक चीज लॉजिकली समझाई भी थी, एक एक चीज जो है लॉजिकली समझाई भी थी कि भाई कैसे अपन इसको जो है याद करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें नोट्स में कवर्ड है, इसलिए प्री रिक्विजिट ये है कि भाई आपको जो है नोट्स पता होने चाहिए, अदरवाइज आपके बाउंसर जा रहा होगा कि भाई अपन क्या ऐड कर रहे हैं क्या लेस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसलिए नोट्स पढ़ के जो है क्वेश्चंस को करना, बिना नोट्स करे कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखो क्या दे रखा है। गंगा लिमिटेड इंडियन कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट है 52 लाख आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है मुझे, मुझे ये बोल रहा है कि भाई कंप्यूट द मैट लाइबिलिटी निकालनी है, आ जाओ निकालते हैं मैट लाइबिलिटी। तो 52 लाख का मेरा क्या है प्रॉफिट है, देखो ये रहा 52 लाख का हो गया मेरा प्रॉफिट, 52 लाख का हो गया मेरा प्रॉफिट। फिर देखो क्या दे रखा है, अच्छा प्रोविजन फॉर लॉस फॉर सब्सिडी क्या होगा जल्दी बताओ, ऐड होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा 93,000 ऐड होगा। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, देखो सब लिखा हुआ है, अपने सब लिखा हुआ है कि भाई प्रोविजन फॉर सब्सिडी क्यों ऐड हो रहा है, देखो ये रहा प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडी ऐड होता है, प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑफ सब्सिडी क्या होता है ऐड होता है, प्रोविजन फॉर किसी भी तरह का एसेट क्या होता है ऐड होता है। तो बेसिकली मेरा क्या है डेटर एसेट है ऐड होगा, सब्सिडी का प्रोविजन क्या होगा ऐड होगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होगा ऐड होगा। तो 84,000, 93,000 एंड 1,46,000, देखो ये रहा 84, 93 एंड 1,46,000 डन। अच्छा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन क्या बताया था, ये सर्टेन लायबिलिटी है ऐड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन 3,08,000 को मैं क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, तो 3,08,000 के डेप्रिसिएशन को मैंने ऐड कर दिया। नीचे देखते हैं कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, भाई डेप्रिसिएशन में 80,000 का डेप्रिसिएशन है रिवोल्यूशन का, तो 3,08,000 में से 80,000 को लेस कर दूंगा, उतना डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ कर दिया जाएगा। तो 3,08,000 में से मैंने 80,000 को लेस करा, 2,28,000 का डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपने आरओई की ड्यू डेट तक पे नहीं करा, क्या बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय एडजस्टमेंट करूंगा, नहीं करना है अपने को। पेनल्टी का कोई एडजस्टमेंट होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा इन आइटम्स क्रेडिटेड 10AA का जो प्रॉफिट है क्या अपन इसको इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं। अच्छा आपका जो है इनकम हो रहा है एयूपी से एज अ मेंबर, आगे नीचे बता रखा होगा कि भाई इसने जो है एमएमआर पे टैक्स पे कर रखा है, तो अपने हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट है, तो ये जो 1,95,000 आपने पीएन में क्या कर रखा है क्रेडिट कर रखा है, इसको मैं क्या करूंगा लेस करूंगा। तो 1,95,000 देखो ये रहा लेस आइटम से मैंने जो है क्या करा 1,95,000 को लेस कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये मेरे जो है बुक प्रॉफिट के काम का नहीं है। फिर देखो क्या दे रखा है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट एट द एसेट साइड कितना है 32 लाख है। अच्छा 32 लाख का मेरा क्या दे रखा है 32 लाख का लॉस दे रखा है। अच्छा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन दे रखा है 18 लाख का, इंक्लूड्स अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ 18 लाख। तो बेसिकली ये जो 32 लाख है इसमें 18 लाख इंक्लूडेड है, तो आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो कितना हो जाएगा 32 माइनस 18, 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा 32 माइनस 18 हो जाएगा 14, ठीक है ना। 32 माइनस 18 कितना होगा 14 होगा, राइट। 14 और 18 विच इज लोअर, विच इज लोअर का आपको जो है क्या मिलेगा डिडक्शन मिल जाएगा, देयरफॉर 14 का आपको जो है क्या कर सकते हो 14 का जो है डिडक्शन ले सकते हो। देखो ये रहा मैंने क्या करा 14 लाख का डिडक्शन ले लिया, ये रहा मैंने 14 लाख का डिडक्शन ले लिया विच इज लोअर। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये जो इनकम टैक्स का प्रोविजन था ना इसमें 65,000 का इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट अपने कर लिए, राइट। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है इसी तरह आपका, देखो ये रहा 52 लाख में आपने क्या करा 52 लाख में जो है बेसिकली आपने ये वाले सारे एडजस्टमेंट्स करे, ये वाले सारे एडजस्टमेंट करे, तो बेसिकली आपका बुक प्रॉफिट निकल के आएगा कितना 40,08,000 का। मैं क्या करूंगा 15% टैक्स लगाऊंगा, तो 15% मेरा जो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया, तो आपकी मेट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी कितनी 62,25,000, 62,25,250, ठीक है ना। अच्छा 62,25,250 नहीं आएगा, ये होगा 6,25,250, 6,25,250। तो बेसिकली ये जो एरर है इसको करेक्ट कर लेना, ये 62 नहीं होगा, ये होगा 6, ठीक है ना। तो 6,01,200 प्लस करोगे 24,048 तो आ जाएगा आपका 625,248, इसको जो है नियरेस्ट टू 10 क्या करोगे राउंड ऑफ कर दोगे तो आ जाएगा 625,250, राइट डन। तो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन डन हो, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका डन हो गया। अच्छा आगे देखो क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि भाई क्या आप कहाँ से चेंज होगा, वुड योर आंसर चेंज अगर गंगा लिमिटेड इज अ यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर गंगा लिमिटेड जो है आईएफएससी में लोकेटेड होती
आईएफएससी में लोकेटेड होती तो क्या आपका आंसर चेंज होता? हम कहेंगे आपका आंसर बिल्कुल चेंज होता। अगर आप जो है आईएफएससी में लोकेटेड हो तो बेसिकली आपका जो मैट है वो 15% नहीं लगेगा, वो कितना लगेगा? 9% लगेगा। देखो ये रहा, ये रहा। अगर आप जो है क्या हो आईएफएससी में लोकेटेड हो तो बेसिकली आपका जो भी बुक प्रॉफिट था, आपका जो बुक प्रॉफिट था कितने का था? आपका बुक प्रॉफिट था 40 लाख 8,000 का। इस पे आपको जो है 9% पे क्या करना है? मैट पे करना है। मैंने क्या करा? 9% मैट पे करा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से करा, तो बेसिकली आपकी नेट लाइबिलिटी मैट की कितनी आ गई? 375, 149। इसको अपन ने जो है नियरेस्ट टू 10 क्या करा? राउंड ऑफ कर दिया। आगे देखो क्या दे रखा है। आगे मुझे बता रखा है कि भाई अगर गंगा लिमिटेड इज अ यूनिट ऑफ आईएफएससी एंड डिराइव्स इट्स इनकम सोलली इन कन्वर्टिबल फॉरेक्स एक्सचेंज। अच्छा, व्हाट वुड बी द टैक्स कंसीक्वेंस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट इन द हैंड्स ऑफ गंगा लिमिटेड एंड इट्स शेयरहोल्डर्स। तो अगर गंगा लिमिटेड जो है आईएफएससी में लोकेटेड है और जो भी इसकी इनकम है फॉरेन एक्सचेंज में हो रही है, अगर ये क्या करती है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयरहोल्डर्स को, तो टैक्स कंसीक्वेंस क्या होगा? पढ़ो। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में समझ लोगे आप। ये जो है क्या करोगे? इंटरनेशनल टैक्सेशन में समझ लोगे। अभी अपन पढ़ के भूल जाते हैं। तो देखो क्या दे रखा है। As per section 115, no tax on distributed profit is chargeable in respect of total income of a company being a unit of IFSC deriving income solely in convertible foreign exchange on any amount of dividend declared, distributed or paid by the company by way of dividend in the either in the hand of shareholder or company। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई कंपनी ना तो कंपनी के हाथ में और ना ही शेयरहोल्डर के हाथ में ये डिविडेंड टैक्सेबल है। दस neither the company nor the shareholders have to pay tax on the dividend distributed by गंगा लिमिटेड। तो ये चीज अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन में समझेंगे। ये वाला जो सेक्शन है ये आप जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन में समझोगे, इसलिए इधर पढ़ के भूल जाओ। ठीक है। तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा गया है एक कंपनी के द्वारा जो आईएफएससी में लोकेटेड है और जिसकी इनकम फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब बेसिकली डॉलर में क्या कर रही है? इनकम कमा रही है। तो इसने जो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, कंपनी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, शेयरहोल्डर के हाथ में भी जो है टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये अपन जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, इसको पढ़ के भूल जाओ। तो बाकी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था पूरा आसान था। ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर आप एक आईएफएससी में लोकेटेड हो, अगर आप जो है आईएफएससी में लोकेटेड हो तो उस केस में आपका जो मैट लाइबिलिटी है वो आपको 9% से पे करना पड़ता है। ये भी जो है अपन ने लिख रखा है। देखो ये रहा, हवा में अपन कुछ बातें करते नहीं है। ये रही, जब मैट का मैंने कैलकुलेशन करा तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप जो है आईएफएससी में लोकेटेड हो तो आपका जो मैट का टैक्स रेट है वो कितना होगा? 15% की जगह कितना होगा? 9% होगा। डन। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 डन है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो लास्ट क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है, देन अपना मैट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो क्या बता रखा है। अल्फा एंड बीटा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स हैज अडॉप्टेड इंडेस। अच्छा, इंडेस वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में जो है आपसे इंडेस वाले क्वेश्चन ही टेस्ट करता है जनरली। ठीक है ना। अच्छा, आपका नेट प्रॉफिट कितना बता रखा है? 20 करोड़ का बता रखा है। देखो ये रहा 20 करोड़ का मैंने जो है नेट प्रॉफिट उठा लिया। 20 करोड़ का जो है बेसिकली मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया। अब समझते जाना, बहुत आसान एडजस्टमेंट्स होते हैं इसके। आपने क्या क्या डेबिट कर रखा है? 18 करोड़ का डेप्रिसिएशन आपने जो है डेबिट कर रखा है। 18 करोड़ का आपने क्या कर रखा है? 18 करोड़ का डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है। इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन इज 3 करोड़ बीइंग अमाउंट प्रोवाइडेड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। मतलब 18 करोड़ ऐड होगा, 15 करोड़ क्या होगा? लेस होगा। 18 करोड़ अपन क्या करेंगे? ऊपर ऐड करेंगे, 15 करोड़ जो है नीचे क्या करेंगे? 15 करोड़ जो है बेसिकली नीचे लेस करेंगे। देखो ये रहा 18 करोड़ मैंने ऐड करा, 18 करोड़ मैंने ऐड करा और लेस आइटम मैंने क्या करा? लेस आइटम मैंने जो है क्या करा? 15 करोड़ को लेस कर दिया। लेस आइटम मैंने क्या करा? 15 करोड़ को जो है लेस कर दिया। ओके ओके ओके। तो ये 15 करोड़ है, ये 15 करोड़ है। ठीक है ना, 15 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं अपन। इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिले इन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस। तो बेसिकली अगर आपने क्या करा है, अगर 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 आपने जो है बेसिकली टीडीएस को डिले रेमिट करा, टीडीएस को क्या करा? डिले रेमिट करा, उस पर जो है इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो भी क्या होता है इनकम टैक्स पेड और पेबल होता है वो अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ये जो टीडीएस पे इंटरेस्ट लगा है ये भी क्या होगा? एड बैक होगा। तो जो 20 लाख का इंटरेस्ट है क्या होगा? ऐड होगा। देखो ये रहा 20 लाख का मैंने क्या करा? इंटरेस्ट ऐड करा। पढ़ो, देखो वही दे रखा है कि भाई इनकम टैक्स शेल इंक्लूड एनी इंटरेस्ट चार्ज अंडर द एक्ट। किसी भी तरह का अगर इंटरेस्ट जो है इनकम टैक्स एक्ट में आपने पे करा है वो बेसिकली आपको जो है अलाउ नहीं किया जाता। देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा? बुक प्रॉफिट निकालते समय अगर आपने डेबिट कर रखा है तो इसको जो है एड बैक करना पड़ेगा। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन डिले इन रेमिटेंस, इंटरेस्ट इन डिले इन रेमिटेंस ऑफ टीडीएस हैज टू बी एडेड बैक। लॉजिकल, डन। आगे देखो क्या दे रखा है। अमाउंट डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 12 लाख। आउट ऑफ दिस 4 लाख वर पेड ऑन इतना 12th ऑफ दिसंबर 2025। सेक्शन 43B, सेक्शन 43B का कोई इंप्लीकेशन नहीं आता वाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट, तो इसको अपन क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। अब देखो क्या दे रखा है। द कंपनी कमिटेड ब्रीच ऑफ बिल्डिंग नॉर्म्स वाइल एक्सटेंडिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। द सिटी कॉर्पोरेशन इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी एंड द कंपनी सेटल्ड द इशू बाय पेइंग कंपाउंडिंग फी ऑफ 50 लाख। आपने जो है 50 लाख का कंपाउंडिंग फी पे करा है।
क्या इसको जो है मैं अलाउ कर दूं? तो अगर आप जो पीजीपी की इनकम निकालते हो नॉर्मल तरीके से, उसमें जो है अपन ये अलाउ नहीं करते, ये वाला खर्चा अलाउ नहीं होता। लेकिन बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय इसको जो है बेसिकली, इसको जो है आपको कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपन ने एडजस्टमेंट्स पढ़ रखे हैं वहां पर ये फॉल नहीं करता, तो इसका भी आपका जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका जो है अपन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब देखो क्या दे रखा है, आइटम्स क्रेडिटेड, शेयर इनकम फ्रॉम एओपी इन विच द कंपनी इज अ मेंबर। एओपी ने जो है क्या करा है, एमएमआर पे टैक्स पे करा है, तो कंपनी के हाथ में क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, तो 50 लाख क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। मैंने क्या कर रखा है, पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, तो 50 लाख क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो ये रहा लेस आइटम से मैंने क्या करा, 50 लाख को लेस कर दिया। ऑलराइट, तो ये जो 50 लाख का अमाउंट था ये क्या होगा, बेसिकली लेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एग्जाम्प्ट इनकम है। आगे देखो क्या दे रखा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 1 करोड़ आपने जो है क्या कर रखा है, पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, तो अपने को कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में। 30 यूनिट से आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब देखो क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ 6 करोड़ विड्रॉन फ्रॉम द रिवोल्यूशन रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स। अगेन देखो क्या बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ। आप क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे। अच्छा, आपको ये पता है कि जो आपका रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 3 करोड़ था। तो बेसिकली आपका जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 15 करोड़ था। 3 करोड़ का रिवैल्यूड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन था। अच्छा, आपके पास ऑप्शन था कि भाई आप क्या कर सकते हो, 3 करोड़ को रिवोल्यूशन रिजर्व से निकाल के आपने क्या करा, 3 करोड़ को रिवोल्यूशन रिजर्व से निकाल के आप जो है पीएल में डाल सकते हो। तो अगर आप 3 करोड़ डाल देते तो हम क्या करते, 3 करोड़ को रिवर्स कर देते। लेकिन आपने रिवोल्यूशन रिजर्व से निकाल के पैसा कितना डाला पीएल में, देखो ये दे रखा है, अमाउंट ऑफ 6 करोड़। आपने जो है 6 करोड़ विड्रॉ करके क्या करा, 6 करोड़ विड्रॉ करके जो है बेसिकली पीएल में डाल दिया। तो बेसिकली आपने क्या करा है, इस 3 करोड़ की जगह आपने जो है इस 3 करोड़ की जगह बेसिकली कितना डाला है, 3 करोड़ की जगह 3 प्लस 3 बेसिकली 6 डाला है। तो बेसिकली मैंने क्या करा, ये जो 3 करोड़ का आपका रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन था इसको मैंने रिवर्स कर दिया। तो अपन क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इस 3 करोड़ को भी जो है क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो आपने जो है टोटल वैसे तो क्या कर रखा है, 6 करोड़ पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है, लेकिन जब रिवर्स करने की बारी आएगी तो इस 6 करोड़ में से मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ को रिवर्स करूंगा। तो 3 करोड़ क्या करूंगा, लेस करूंगा, बाकी 3 करोड़ आपको जो है लेस करने नहीं दिया जाएगा। तो देखो ये रहा 3 करोड़ आपने क्या करा, 3 करोड़ जो है बेसिकली आपने जो है रिवर्स करा। ठीक है, लॉजिकली समझ पा रहे हो ना, रटना मत, इसको रटना मत, मैंने आपको समझा दिया लॉजिकली कि भाई जो भी आपका रिवैल्यूड एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप उतना अमाउंट क्या कर सकते हो, रिवोल्यूशन रिजर्व से निकाल के पीएनएल में डाल सकते हो। तो अगर आप जो है क्या करते, 3 करोड़ ही डालते, 3 करोड़ ही रिवोल्यूशन रिजर्व से निकाल के कहाँ डालते, पीएनएल में डालते, तो हम इस 3 करोड़ को क्या कर देते, दोनों को रिवर्स कर देते। लेकिन हमने क्या करा, हमने जो है बेसिकली टोटल 6 करोड़ डाला, 6 करोड़ क्या करा, पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। तो सरकार क्या कहेगी कि भाई मैं आपको 3 करोड़ इधर रिवर्स करने दूंगी, 3 करोड़ जो है इधर रिवर्स करने दूंगी। ये जो बैलेंस आपने एक्स्ट्रा 3 करोड़ पीएनएल में डाल दिया है, ये आपकी गलती थी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मैट पे करना पड़ेगा। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे बता रखा है कि भाई एप्लीकेशन अपन कहाँ पर है, सीआईआरपी में आ चुके हैं, अपन जो है सीआईआरपी में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो भी आपका बिजनेस लॉस है और ये जो भी आपका डेप्रिसिएशन है, इसका एग्रीगेट आपको जो है क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो देखो ये रहा 3 + 5 कितना हो गया, 8 करोड़ हो गया। 3 + 5 कितना हो गया, 3 + 5 हो गया 8 करोड़, प्लस 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 1 + 2 कितना हो गया, 3 करोड़ हो गया। तो 8 + 3 कितना हो गया, 11 करोड़ हो गया। तो टोटल आपको जो है 11 करोड़ का क्या मिलेगा, 11 करोड़ का डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। आगे देखो क्या दे रखा है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, आइटम्स क्रेडिटेड टू द ओसीआई। आपने ओसीआई में क्रेडिट करे हैं जो कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होंगे, जो कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होंगे। कौन कौन सा दे रखा है, रिवोल्यूशन सरप्लस ऑफ पीपी 1 करोड़, क्या होगा मैंने आपको बताया था, डिस्पोजल के समय एडजस्ट करेंगे, करंट में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या दे रखा है, रीमैचमेंट ऑफ डिफाइंड एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान कितना है, 50 लाख है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको जो है बेसिकली पीएनएल में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली आपने ओसीआई में ऐड कर रखा है, इसको अपन क्या करेंगे, करंट में पीएनएल में इंपैक्ट देंगे, तो 50 लाख जो है ऐड हो जाएगा। देखो ये रहा 50 लाख मैंने क्या करा, ऐड करा, 50 लाख मैंने जो है ऐड कर दिया। फिर देखो क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है आइटम्स रिक्लासिफाई हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली रिक्लासिफाई हो जाएंगे उसका तो अपन कोई ट्रीटमेंट करते नहीं है। क्यों नहीं करते, क्योंकि जिस साल रिक्लासिफाई होंगे उस साल के पीएनएल अकाउंट और उस साल के पीएनएल अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली उसी साल के जो है बुक प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। अच्छा, ट्रांजिशन अमाउंट देखो कितना दे रखा है, ट्रांजिशन अमाउंट बता रखा है आपको 5 करोड़ का। अच्छा, 5 करोड़ में से 50 लाख का क्या है, 50 लाख का कैपिटल रिजर्व है। तो 5 करोड़ में से क्या करूंगा, 50 लाख को लेस कर दूंगा, कितना बचेगा 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ डिवाइड बाय 5 करूंगा, 4.5 करोड़ डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, बेसिकली 90 लाख। तो बेसिकली अगले 5 साल के लिए जब मैं क्या करूंगा, बुक प्रॉफिट निकालूंगा तो 90 लाख ऐड करता रहूंगा। देखो ये रहा 90 लाख मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। ये रहा 90 लाख मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। तो 5 करोड़ में से 50 लाख क्या बचा, कितना 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख का जो है 1/5 कितना हो गया, 90 लाख हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट अपने जो है कर लिए हैं। मुझे बोल रहा है कि भाई आपका जो रेगुलर प्रोविजन है वहां पर टैक्स पेबल आ रहा है 0.73 करोड़ का, आप जो है मैट निकालो और मैट क्रेडिट निकालो। देखो 20 करोड़ में मैंने 18 करोड़ 20 लाख क्या करा, ऐड करा, 18 करोड़ 20 लाख ऐड करा, ठीक है ना। लेस कितना करा, लेस करा आपने जो है बेसिकली 29 करोड़ 50 लाख, कितना हो गया ये 8 करोड़ 70 लाख हो गया। 8 करोड़ 70 लाख में बेसिकली आपने 50 लाख को ऐड करा, कितना आ गया 9 करोड़ 20 लाख आ गया। 9 करोड़ 20 लाख में आपने 90 लाख को ऐड करा, कितना आ गया 10 करोड़ 10 लाख आ गया।
अच्छा, इस 10 करोड़ 10 लाख पे आपने क्या करा, 15% क्या निकाला, 15% बेसिकली मैट का टैक्स लगाया, क्योंकि मेरी जो इनकम है, मैं कंपनी हूँ, मेरी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में 12% सरचार्ज लगेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो आपकी मैट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 17646,720 की। अच्छा, मुझे क्योंकि बता रखा है कि भाई मेरा जो नॉर्मल प्रोविजन है वहाँ पर मेरा टैक्स कितना आ रहा है, 73 लैक्स का आ रहा है, मैं क्या करूँगा, 1 करोड़ 76 लाख 46,720 में से 73 लाख को लेस कर दूंगा, तो बेसिकली मेरा टैक्स रेट कितना निकल के आ जाएगा, मैट क्रेडिट या जो मैट क्रेडिट है वो निकल के आ जाएगा 1 करोड़ 3 लाख 46,720 का, जिसको आप अगले 15 ईयर्स के लिए क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। राइट, तो अपनी फाइनली अपने फाइनली सारे मैट के क्वेश्चन हो जाते हैं, अपने फाइनली जो है सारे के सारे मैट के क्वेश्चन हो गए। राइट, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं मैट के, बोनस मार्क्स आपको देके जाएंगे, बोनस मार्क्स आपको देके जाएंगे अगर क्वेश्चन आ जाते तो 8-10 नंबर का। अब करना क्या है, ये जो मेरे नोट्स हैं इसको अच्छी तरह मैंने आपको समझा तो दिया ही था, अब जो है समझ के इनको जो है दिमाग में बिठा लेना, बोनस मार्क्स आपको जो है फ्री के मिलेंगे 8 से 10 नंबर जो भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑलराइट गाइस, तो अपना जो है मैथ के सारे क्वेश्चन हो गए।